तो न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और मिथिलेश जी। सप्ताह में जब एक दूसरे पत्रकारों का हम लोग चेहरा देखते हैं तो जो खिला खिला एक अंदाज आता है, नए नए फ्लेवर आते हैं, उससे एक ऊर्जा आती है कि चलो पत्रकारों को भी कोई एक दूसरे को पूछने वाला व्यक्ति है। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें चलती ही रहती है, समाज में टकराहट चलती ही रहती है। राजनीति से इतर भी खुशियां हैं। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, सुरेश चौहान जी मैनपुरी से, पवन शुक्ला जी जुड़े हुए हैं आपके सिलीगुड़ी से, चंद्रकांत निराला जी हैं बड़े भाई जुड़े हुए हैं बक्सर से, पुनीत जी जुड़े हुए हैं, सदानंद जी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी मित्र वीडियो ऑन कर लीजिए सदानंद जी, और चर्चा में सहभागी हुई है। मेरे ख्याल से पहली बार चर्चा में आप आ रहे हैं। पुनीत जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऑडियो कनेक्शन के लिए एक बार डिस्कनेक्ट करके पुनः करें और एक बार प्रयास करें तो ऑडियो आपका आ जाएगा, तो आप सुन पाएंगे बात को। मिथिलेश बहरहाल जी। चर्चा की दिशा। जी जी पवन जी। जी अरे अभी जो आपसे पहले बोले हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ शायद पवन जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। पवन जी हाँ। सहमत नहीं है, उनकी बात से 200% सहमत हैं। अब अरे वाह उसका जी वाह। दर्द उसका दर्द तो यहाँ जो ओरिजिनल मीडिया में काम कर रहा है वो झेल रहा है, क्योंकि जितना ओरिजिनल मीडिया आज के डेट में काम नहीं कर पा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे फेसबुक चैनल वाले हैं, डिजिटल मीडिया वाले हैं, जिनको बोलने एक सब नहीं आता लेकिन माइक भिड़ा देते हैं। तो इसका दर्द तो रहेगा ही। तो उन्होंने बहुत सही बात कही कि अगर इसमें थोड़ा पढ़ लिख के होमवर्क करके लोग आए तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ना बहुत सार्थक है, और आज इसी पे चर्चा कर लेते हैं। असली कौन भाई। नकली कौन। असली नकली की लड़ाई तो दुनिया के हर क्षेत्र में चलती रहती है। यहाँ तक कि हाँ। असली नकली आईएएस अधिकारी बन के भी चले जा रहे हैं सब। कश्मीर में अभी एक आया था, वो गुजरात का कोई एक बंदा था ठग, और वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेके चला गया था कश्मीर में। तो नकली नेता भी है, नकली पत्रकार भी है, नकली शुद्ध देसी घी भी है मार्केट में, नकली तेल, रामदेव नकली का। मसाला। तो देखिए असली नकली की लड़ाई तो हमेशा चली है, और ये केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं है। बहरहाल तो इस चर्चा को एक दिशा देते हैं, और मैं निराला जी को मैं आमंत्रित करूंगा। दोनों तीनों पक्षों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर इसके संवैधानिक पक्ष पे भी चर्चा करेंगे पत्रकारिता के। कहीं से थोड़ा शोर बुला रहा है, तो दोनों तीनों पक्षों पे चर्चा करेंगे हम लोग कि संविधान में जो आर्टिकल 19 ए में राइट मिला हुआ है प्रत्येक नागरिक को, कि वह अपनी बातों को कह सकता है, विचार कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। और उसी के तहत उसी 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 धारा में यह भी कहा गया है कि मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी धारा के तहत व्याख्यायित की गई है, एक्सप्लोर की गई है संविधान में। तो संविधान में यह अधिकार कहीं ना कहीं दिया है पहले कि भाई हर नागरिक अपनी बात कह सकता है। दूसरी बातें आती हैं कि इसमें जो पत्रकारिता का पेशा है, जो प्रेस काउंसिल के जो एथिक्स बने हुए हैं, उस पर कई सारे आर्टिकल मैंने भी लिखे हुए हैं। जो प्रेस काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, जो खासकर प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको जो फॉलो करती हैं चीजें, वो एक उसके दायरे में आती हैं। लेकिन 19 से नहीं आता। यहाँ समझने वाली बात है कि मीडिया की धारा थोड़ी सी प्रेस काउंसिल एक्ट अगर देखा जाए 1978 है शायद, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर देता हूँ। मैंने इस पे लिखा था एक बार एडिटोरियल। एक सेकंड बस मैं लूंगा ताकि चर्चा एक दिशा पकड़ ले और एक फैक्टफुल चर्चा हो, लगे कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग कम से कम आवाज किसी आपकी न कट किसी रही है मुद्दे पे। बहुत ज्यादा। अभी अभी आ रही है आवाज? अभी ठीक है? बस एक मैं हाँ, आर्टिकल आवाज मैं ठीक आ रही ढूंढ रहा हूँ, उस आर्टिकल को मैं कोट कर देता हूँ। लाला जी, तो दो तीन चीजें भारत में पत्रकारिता की व्याख्या करती हैं। एक देखिए, ये प्रेस काउंसिल एक्ट प्रत्येक पत्रकार को जानना है जरूरी। मैं यहाँ भी शेयर करता हूँ और ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ कि देखिए यहाँ भी मैंने शेयर कर दिया और ये ग्रुप में भी डाल दिया मैंने, तो कभी एक रेफरेंस के लिए। तो दो तीन ये आर्टिकल्स है निराला जी, जो आपको लेके जा को एक आजादी के तौर पे देते हैं। अब सवाल ये है कि
जो डिजिटल पत्रकार आए हैं, जो डिजिटल क्रांति आई है, इसने बहुत सारे द्वार खोले हैं, बहुत सारी संभावनाएं भी खोली है। तो उसके साथ कुछ कचरा भी आया है। जैसे बाढ़ आती है नदी में, तो पानी बहता है, तो कचरा आता भी है और कचरा बह भी जाता है, दोनों बातें एक साथ है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। मैं निराला जी को दूंगा कि असली नकली कीजिए, ताकि इस चर्चा की नींव बने, जिसपे सभी मित्र विचार विमर्श कर सके। माननीय निराला जी। अब आप म्यूट है भाई साहब, आप म्यूट है। धन्यवाद सर आपको। और असली नकली की बात कुछ देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई थी, लेकिन अब रिकॉर्डिंग में भी उस पर बात की जाए तो जो अभी होड़ मची हुई है पत्रकार बनने की, ये होड़ में ये लोग भूल जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जो एक नियमावली बनी हुई है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, उस नियमावली पे वो लोग काम करते हैं। डिजिटल मीडिया के लिए अभी ऐसी कोई नियमावली नहीं है, ठीक है, ये बात अच्छी है। लेकिन अब रह गई बात कि डिजिटल मीडिया में जो लोग भी आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे भारत देश के नागरिक ही हैं। तो हर नागरिक को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो पत्रकार है, जैसे अभी भाई साहब हमारे चर्चा कर रहे थे कि किसी एक पत्रकार को अभी जेल हो गई है, तो उस पत्रकार के साथ सहानुभूति ठीक है, लेकिन वो पत्रकारिता का धर्म कहाँ निभा पा रहे हैं। चलिए, अभी हम फिलहाल, हमारे लिए कोई नियम नहीं है, तो हम लोग जो देख और सुन रहे हैं उसी के आधार पर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि कोई भी अखबार, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल किस प्रकार से काम करता है। हम उस प्रकार से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम एक नया प्रयोग करने में या अपने आप को सबके सामने एकदम ये शो ऑफ करने में हम लोग कुछ ऐसा क्यों कर देते हैं जो कहीं ना कहीं नैतिक नहीं होता है, अनैतिक हो जाता है। पवन जी, आपके साइड से थोड़ा शोर बुला रहा है, थोड़ा म्यूट कर दे रहा हूँ मैं। पवन जी, हाँ, आप अपनी बात कहें बस। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि ये कोई आवश्यक नहीं है। पवन जी, आपके यहाँ से थोड़ा शोर बुला रहा है, तो थोड़ा मैंने म्यूट कर दिया है। आपकी साइड से शोर आ रहा है, तो म्यूट कर दिया है मैंने। आप निराला जी बोले। हाँ, मुझे ये लगता है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमें अगर रोजगार चाहिए तो हम किसी मतलब कोई माइक बनवा ले, कोई आईडी ले ले और कहें कि हम भी पत्रकार हैं। या अगर हमें शौक है लिखने पढ़ने का, हम चाहते हैं कि समाज को सही दिशा दें, तो जैसे कि पवन जी ने कहा कि हम लोग होमवर्क करके आए। हम लोग कम से कम ये समझ लें कि हम लोगों के पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, हम लोग किस हिसाब से ये कर रहे हैं। आदमी को बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे, सबको लगता है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। लेकिन यथार्थ में तो जीना होगा। अगर कोई मैट्रिक और इंटर पास किया हुआ बच्चा माइक लेके निकल जाता है, तो उसको मुझे लगता है कि कल उसके साथ वही होगा कि उसको कोई देगा 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया और कहेगा कि फलाना व्यक्ति का जाके को मतलब उनको गोली मार दो, जैसे अतीक अहमद वाले मामले में हुई है। तो इन सब के लिए पत्रकार, जैसे मैंने अभी पढ़ा कहीं कि जिन लोगों को जो लोग आरोपी हैं, जिन लोगों ने हत्या की है, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन 5-7 लाख का एक एक पिस्तौल उनके पास था। तो आप समझिए कि जो अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहा है, जो अपने दायित्वों को नहीं समझ पा रहा है, वो अगर पत्रकार बन जाए तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और सारे डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, सभी कलंकित हो रहे हैं। रवीश भी डिजिटल मीडिया पे है आज। रवीश भी यूट्यूब के माध्यम से काम कर रहे हैं, बड़े पत्रकार, एक बड़े नाम है। और भी तमाम लोग हैं ऐसे। सौरभ द्विवेदी भी जब लल्लन टॉप लेके आए तो उनका भी काम करने का तरीका, या और जो भी लोग हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, तमाम ऐसे लोग हैं जो आए और बेहतर तरीके से काम किया। हम अगर उन्हें देखें, उन्हें सीखें, मैंने कहा है कि हमारे लिए कोई नियमावली अभी नहीं है, और उनको देख के सीख के अगर काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति दोनों अगर एक साथ एक ही फील्ड में आते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसका ज्ञान कहीं ना कहीं उसके काम में झलकेगा। वो ये समझेगा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, वो समझेगा कि मेरे कर्तव्य दायित्व क्या है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि डिजिटल मीडिया में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, आप क्या कर रहे हैं इस पे, मतलब तभी आप ध्यान दे पाएंगे जब आपका ज्ञान आपके पास रहेगा। तो ज्ञान की पूंजी जो है वो आपके पास है नहीं।
और आप उतर गए हैं व्यापार करने, पत्रकारिता का, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मैंने तो रिक्वेस्ट मैंने किया, एक लड़के ने मुझे जो मैसेज किया था, मैंने उसको बताया कि बाबू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अभी तुम इंटरमीडिएट के छात्र लग रहे हो देखने से, 17 से 18 साल उम्र होगी शायद, तो तुम ऐसे में कैसे समझ सकते हो कि क्या तुम। वास्तविक ये बहुत गूढ़ विषय है, अच्छी बात है। ठीक बात। ज्ञान भी थोड़ा इस चर्चा उम्र को, के हिसाब से आता है। थोड़ा चर्चा जो है इसको दिशा देते हैं। स्वदेश जी आते हैं आपके पास, निराला जी का हैंग कर गया है सिस्टम लग रहा है। आवाज आ रही है निराला जी आपको? पुनः ज्वाइन कर आवाज रहे आ हैं रही? हम। एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ स्वदेश जी आपके पास। हाँ, बीच में आपका डिस्टर्ब हो गया था लगता है निराला जी, आप कट पूरी करें बात अपनी। लगता है कट गया था। हाँ। जी। तो वही है, जैसे नीचे एक लेबर मेरे यहाँ काम कर रहा है, घर में काम लगा हुआ है। मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया रोड पे ही। वो गया मोबाइल लेके दौड़ा दौड़ा गया और उसने वीडियो बनाया खूब सुंदर। तो अब हम उसे भी पत्रकार मान लें? वो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वो लेबर का काम कर रहा है। मतलब लेबर कहने का मतलब मैंने मेरा इसलिए था कि वो किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। कोई अपराधी अभी जेल से छूट के आया है, यहाँ बक्सर में ही उदाहरण है ऐसे। एक अपराधी जो जेल से छूट के आया है, उस पर हत्या समेत कई मामले दर्ज है। वो अपराधी मैंने देखा कि वो माइक लेके, आईडी लेके एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसा हुआ था। एसपी से मैंने अभी अतीक अहमद हत्याकांड के बाद मैंने पूछा कि वो व्यक्ति अगर आया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उसको देख रहा था, उसका ड्रेस सेंस जो था, उसको वो कैमरा ऊपर लगाया हुआ था, देख रहा था मुझे नीचे से। तो ये जो है मीडिया का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। मीडिया में अच्छे लोग आए, डिजिटल मीडिया में। हम लोग अभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें मान्यता मिले उन मीडिया संस्थानों की तरह जो बड़े बड़े पहले से काबिज है। तो हमें तो देखना होगा, और हम जब कहने लगेंगे कि फलाना व्यक्ति जेल गया और उसने बहुत अच्छा किया था, उसके साथ अन्याय हो गया, तब तो समझ लीजिए कि और लोग ऐसे आएंगे जिनके बारे में हम लोगों ने कहा कि बाढ़ के साथ कचरा आ गया है। तो इस पे तो विचार करना ही होगा, और बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है डिजिटल पत्रकारिता। इस पे अभी विचार नहीं करें तो सारे समाप्त हो जाएंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे। इस पे विचार करना होगा। बहुत सार्थक चल। आपने बात कही भाई साहब, और इसको दिशा देते हैं और एकदम अपने पॉइंट, अपने दर्द उभारा है कि कितने नाजुक दौर में है ये पत्रकारिता, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, कोई भी कहीं भी पहुंच जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है भाई। कोई भी चीज होती है तो हिंदी आप शुद्ध बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदी का एक व्याकरण है, उस व्याकरण से पता चल जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने इकट्ठा होकर वो व्याकरण की रचना की है। तो प्रेस काउंसिल एक्ट को भी अगर हम ध्यान दें, उस लिंक को मैंने डाला हुआ है, तो भारतवर्ष में पत्रकारों के हितों के लिए इसकी स्थापना हुई थी। हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, हम इसके स्टैंडर्ड नहीं है। तो 1978 के जो भी प्रावधान है उसको समझना बहुत जरूरी है। और इसमें साफ है, इसकी चीजें हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है अपनी जगह है। लेकिन मूल बात क्या है, इसमें पत्रकारों के कर्तव्य क्या है, उसका मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ, ध्यान आ जाए। क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग वो आर्टिकल नहीं पढ़ने जाएंगे। तो स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए आचार संहिता क्या है, नियमावली क्या है, उस चीज को ध्यान देना है। अब पत्रकार जो भी पेशे में लगे हुए हैं, उनमें जिम्मेदारी और लोक सेवा की भावना होना जरूरी है। ये बड़ा स्पष्ट लिखा गया है। ये जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हो, ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हो। और लोक सेवा की भावना, पब्लिक की भावना हो, न कि कोई निहित स्वार्थ हो या किसी वर्ग का स्वार्थ हो। तो ये दायित्व है। जनता की भावना से अगर ओत प्रोत होकर काम कर देते हैं तो चीजें होती हैं। प्रेस काउंसिल को अगर कोई लगता है कि कोई पत्रकार किसी भावना के विपरीत कार्य कर रहा है और उसे आवश्यक लगता है, तो उसकी चेतावनी या निंदा जारी की जा सकती है। तो क्या है कि एक समाज में, एक जैसे परिवार का एक बुजुर्ग होता है, टोका टाकी करता रहता है, तो ये कुछ इस तरीके की भावनाएं हैं। अब जब समाज में बदलाव आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार का भी दायित्व बन जाता है, समाज का भी दायित्व बन जाता है कि चलो इसकी एक नियमावली बन जाए। पुराने जो पत्रकार लोग हैं वो लोग भी अगर सरकार की चाटुकारिता से या विरोध की पराकाष्ठा से अगर उनको मुक्ति मिल जाए, तो कम से कम एक डिजिटल पत्रकार होने का दायित्व निभा के, जो भी धुरंधर पत्रकार है, एक आर्टिकल ही लिख देते। मुझे नहीं दिखता है मीराला जी कि जो भी पत्रकारिता के पुरोधा हैं, इन बदलावों को सार्थक करते हुए, इस तरह की चर्चा भी मैंने नहीं देखी है। जो चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं,
कि असली नकली की पहचान कैसे करें, ऑथेंटिक चर्चा क्या है, संवैधानिक पक्ष क्या है, प्रेस काउंसिल का एक्ट क्या है, एक सीनियर पत्रकार की क्या भावना है। तो अगर इसको दिशा नहीं दी जाएगी तो ये दर्द दर्द ही रह जाएगा। तो इतनी भी हमारी संस्था अभी 1.5-2 साल भी पुरानी, 2 साल पुरानी है, और हम लोग भी ऑनलाइन बैठते हैं बस चर्चा कर। इतनी जिम्मेदारी भी मैंने सीनियर पत्रकारों के साथ नहीं देखी है, बल्कि सीनियर पत्रकार इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, कई सारे, सभी नहीं, कि मेरी दलाली एक जगह से आती थी 100 रुपए, अब उसमें हिस्सा लेने पहुंच गए हैं 9 डिजिटल पत्रकार। इस तरह की भावना से तो पत्रकारिता मजबूत नहीं होगी, और सीनियर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनेगी। जैसे आपने सिखाया कि भाई इंटर में पढ़ रहे हो, चलो ये भी कार्य करो, लेकिन थोड़ा उसको एक गाइडलाइन के तहत लेके चलो। कॉपी पेस्ट करने से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाओगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से। तो एक दिशा पकड़ो। तो जब तक ये लोक हित की भावना नहीं आएगी और एक गाइडलाइन नहीं बनेगी लंबी चौड़ी, और ये सीनियर पत्रकारों का दायित्व है। अब हम चर्चा कर रहे हैं, यकीन मानिए निराला जी, सिर्फ इस चर्चा से स्वदेश जी कई सारे पत्रकार देखेंगे तो अलर्ट हो जाएंगे, अच्छा यार जिम्मेदारी से बात करनी है, अच्छा लोकहित से बात करनी है, अच्छा ये मिथिलेश पर्सनली अपनी मन की खुन्नस नहीं निकाल रहे हैं भड़ास, ये प्रेस काउंसिल एक्ट की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल संविधान की आर्टिकल 19A की बात कर रहे हैं। आ रहे हैं स्वदेश जी आपके पास, थोड़ा ये चर्चा पूरी हो जाए। बीच बीच में मैं कनेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो वो चर्चा क्या होगी, दर्द दिल डिस्को करके निकल जाएगी वो चर्चा। मैं ऑडियो ऑडियो में हूँ, वीडियो में नहीं हूँ। अच्छा, आपको भी अपनी बात कहनी है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। तो सीनियर तो बोलिए। पत्रकारों की जवाबदेही क्या है? क्या आपने कोई वीडियो देखा है? पवन जी थोड़ा रुक के अपनी बात कह लीजिए, फिर आप जाइएगा, आप वीडियो हाइड करके। सीनियर पत्रकार अपना दायित्व तो निभाने से कहाँ चूक रहे हैं? गाइडलाइन बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं दिखता है कि कभी उस पर चर्चा हुई हो, कभी किसी माध्यम पे चर्चा हुई हो। तो इस बारे में कैसे बढ़ा जाए उस तरीके से, पवन जी? एक्चुअली इसमें दो तीन चीजें हैं कि नंबर एक तो ये चर्चा बहुत जरूरी है, इसमें कहीं कोई शक जी नहीं है कि चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। और ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है ना कि डिजिटल मीडिया में, हम सबको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। अब वो जैसे होता है ना कि एक तालाब पूरे मछली को गंदा करती है, वही कहानी है कि सारे लोग तो नहीं है, सारे लोग डिजिटल मीडिया में, बहुत सारे सीनियर पत्रकार भी आ गए हैं जो छोड़ के अपना नौकरी जॉब करके डिजिटल मीडिया में है। तो वो तो अपना काम बेहतरी से कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अभी जैसे निराला जी ने बोला कि 10वीं पास का लड़का जो मैसेज किया था, और मतलब 10 करेक्टर में 8 करेक्टर उसकी गलती थी, नंबर 1। नंबर 2, जो अपराधी बन के आया, माइक थाम लिया। तो ये सारे लोग, अब पत्रकार किसी से मार करने नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर जो किसी फील्ड में पहुंचा हुआ है, तो वहाँ ये लोग बदतमीजी करने के लिए भी रेडी रहते हैं, जैसा कि हमने देखा है कई जगह, यहाँ भी देखा। इसलिए जितने भी सीनियर पत्रकार हैं, सब लोग धीरे धीरे इन सारी चीजों से किनारा कसते जा रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, खबर देनी है। अब इसके लिए तो जागरूकता सबसे जरूरी है कि आप एसोसिएशन के माध्यम से ऐसे लोगों को चुनिए जो वास्तव में पत्रकारिता के गुण को जानते हो, और आवाज उठाइए। बाकी हमसे जो, हमारे यहाँ भी ये स्थिति है, ऐसा नहीं है कि खाली यूपी में ही है या बिहार में है, ऐसा नहीं, बंगाल में भी वही स्थिति है कि जिनको एक शब्द बोलने की बात नहीं आती है, वो भी माइक लेके खड़े हुए हैं। अब एक घटना मैं बता दूं कि यहाँ आईसीपी फुल बॉर्डर है, आईसीपी आईसीपी है फुलवाड़ी बॉर्डर, और वो एक तरह से यहाँ पासिंग आउट परेड होता है बॉर्डर की तरह। भारत और बांग्लादेश की सीमा है, और झंडा उतरता है जैसे बाघा बॉर्डर में, सेम यही है। मतलब यहाँ से मोर देन 5 किलोमीटर मैक्सिमम। क्योंकि बीएसएफ मेरी शुरू से बीट रही है, और बीएसएफ में मैं एक रिटायरमेंट होने जा रहा हूँ, एक तरह से मान के चलिए 20 साल पूरा होने जा रहा है बीएसएफ देखते देखते। तो हमसे कोई पूछता है कि पवन जी आप बीएसएफ को कब से जानते हैं, हम यही जवाब देते हैं, भैया वॉलंटरी रिटायरमेंट का समय हो गया है। तो वहां एक पत्रकार ने डीजी से पूछ रहा है और आईजी से पूछ रहा है कि आप अपना नाम बताइए माइक भिड़ा के। आईजी से अगर तो कोई पत्रकार पूछेगा डीजी के सामने कि आप अपना नाम बताइए, तो आईजी तो उनको 300 का अच्छा गाली देगा कि तुम कैसा मीडिया मेंटेन करता है कि तेरा नाम किसी को नहीं पता है। आगरा के बाबू साहब है, आईजी है अजय सिंह, से मुस्कुरा के अपना नाम तो बताए। बाद में हमको इशारा किए, पवन जी कौन है, पता नहीं भाई कौन है। तो इस तरह की चीजें अक्सर आती हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में देखा जाता है ना
कि ऐसे लोग आके मतलब इतना इस तरह का काम कर देते हैं कि सीनियर सारे सर तुम्हारे पीछे हट जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुखद दर्द है मीडिया के लिए आज के डेट में। सार्थक बात है। मिथिलेश जी, नहीं आपने मैं अपनी बात सुनिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं ऑडियो में हूँ, ठीक है। हम जी मोबाइल ठीक है। एक्चुअली एक इमरजेंसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ना ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाई साहब, और बिल्कुल आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट की एक लंबे अनुभव की बात की, सार्थक बात है। सुरेश जी, आपको क्या लगता है सीनियर पत्रकारों की जिम्मेदारी कितनी है कि इन सब मुद्दों पे चर्चा करें, गाइडलाइन बताएं? जैसे कि हमारी ये वीडियो 4 लोग देखेंगे तो कहीं तो उनके दिमाग में जाएगा निराला जी। अच्छा, प्रेस काउंसिल एक्ट के कोई नियम भी है, देख ऐसा लेते हैं कर यार लेना। उसको। बहुत सारे पत्रकार लोग होंगे जो प्रेस काउंसिल एक्ट पता ही नहीं होगा उनको। सच्चाई है, बहुत सारे सीनियर पत्रकारों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जिम्मेदारी तो बनती है ना, जिसको पता है उसको बोलने की जिम्मेदारी बनती है। ये हो सकता है कि मिथिलेश की कोई बात न माने, निराला जी की कोई बात न माने, स्वदेश जी की न माने, हाँ? लेकिन जो गाइडलाइन बनी है उसको पढ़ ले हमारे कम से कम। स्कूटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक्सीलेटर वायर स्वदेश टूट जी, गया है। आप अपनी बात कहें, उस दिन नकली असली की फ्राइडे के दिन पहचान रात में जा कैसे रहे की थे, जाए, धक्का मार के लेके घर पे और पहुंच गए। नकली असली की पहचान के साथ साथ नकली को भी असली बनाने की प्रक्रिया कैसे की जाए, ताकि बहुत सारे लोग अनजाने में जो जा रहे हैं बात कहें। आप माइक म्यूट है, अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। स्वदेश जी, माइक आपका म्यूट है, माइक आपका म्यूट है। स्वदेश जी, माइक आपका बंद है, माइक ऑन कर लीजिए बस। देखिए, एक लड़का है पुनीत। ब्रिजेश, कुछ कहना चाहोगे? असली पत्रकार, नकली पत्रकार कैसे पहचान की जाए? ब्रिजेश, कुछ मिनट बचे हुए हैं। स्वदेश जी, अपनी बिटिया से ऑन कराइए माइक। तो निराला जी, मतलब चर्चा ये जारी ही है, और इसमें इतनी ही बात है कि कहने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत है। लेकिन सीनियर पत्रकार भी बेचारे अपने सदमे में डूबे हुए हैं मैक्सिमम, कि यार हमारा तो पैसे ही कम हो रहा है। तो इस तरह की निराशा की भावना ने नए बच्चों की क्या गलती है, आप बताइए फिर। अगर उनको लग रहा है कि ये हो सकता है, एक संभावना है, तो खुद जा रहे हैं जंप करके। उनको पता नहीं है। पता भी है तो जब सब लोग बोलेंगे, इस तरह की आवाजें आएंगी हर जगह से। अब मुझे नहीं दिखता है कि कहीं आवाज उठती है। आप म्यूट है निराला जी, म्यूट म्यूट है आप। आपने बहुत सार्थक बात कही। आपने आपने जो कहा कि नियमावली बननी चाहिए, निश्चित ही नियमावली बननी चाहिए। हमें मान्यता नहीं चाहिए, हमें वो सही नियम है कानून भाई। चाहिए वो जिसके तो तहत हम काम कर सके। ठीक बात, ठीक बात। हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी, स्वदेश जी। अपनी बात जी। आप कह लीजिए, क्योंकि कुछ मिनट बचा है, फिर लास्ट में निराला जी बोलेंगे। हाँ हाँ, स्वदेश जी, मिथिलेश जी, असली नकली की पहचान। ये बात बिल्कुल आप लोगों ने सत्य कहा है कि असली नकली की पहचान तो ऐसे ही हो जाती उम्र दराज के हिसाब से। जैसे पत्रकारिता तो एक समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी कि एक बैरिस्टर कितनी बुद्धि होनी चाहिए जिसको समाज में समाज का ज्ञान ही नहीं है। जो निराला निराला जी ने पहले कहा है, जिसको समाज में हर लाइन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो पत्रकारिता क्या करेगा? उल्टे सीधे सवाल और जवाब करेगा। तो अब वो उम्र के हिसाब से ही तो नॉलेज होती है। ये भी बात तो माननी पड़ेगी कि अगर हम वो जैसे कहा 10वीं पास एक लड़का और जो 11वीं पास लड़का एक पत्रकारिता यदि करेगा तो उसे कितना ज्ञान होगा। ये तो अब जो आपने ये कहा लोक सेवक, वास्तविक जो है पत्रकारिता जनसेवा और लोक सेवा के ही दायरे में आता है, या सामाजिक कार्यकर्ता के ही दायरे में आता है। पत्रकारिता एक बहुत गूढ़ विषय है। सीनियरिटी की यदि बात करते हैं तो वास्तविक ये बात सत्य है कि कुछ युवा पत्रकारों ने जो ये जो सीनियरिटी बिल्कुल खत्म कर दी है, उनको हम सम्मान नहीं देते हैं, जबकि उनके पास नॉलेज बहुत है। हर एंगल पर उन्हें ज्ञान है। अगर आईपीसी की धाराओं की अगर कोई चर्चा होती है तो एक वकील से ज्यादा वो पत्रकारिता की आड़ में चर्चा कर देते हैं। जितना वकील को नॉलेज नहीं है, एक बैरिस्टर को नॉलेज नहीं है, उतनी उस वकालत लाइन में एक पत्रकार को नॉलेज है। तो उनको हम सीनियरिटी के दायरे में खत्म करके और हम अंडम संडा बक देते हैं। ये वास्तविक बात सत्य है कि सीनियरिटी
सीनियर सीनियर ही रहेगा। जो उम्र दराज है और जिसको नॉलेज है, जो 20 वर्षों से पत्रकारिता की लाइन में काम कर रहे हैं, जनसेवा लोक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको वास्तविक ज्ञान है हर क्षेत्र का, चाहे लॉ विभाग हो, चाहे आपका सामाजिक, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, या कोई भी दल हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उस पत्रकारिता को तो हर क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब 8वीं 10वीं पास व्यक्ति जो है, बच्चा, ये पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। अब रही बात आपराधिक गतिविधियों की, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे पत्रकारिता या गूढ़ विषय या गूढ़ मुद्दे को उठा करके उसके उसमें जो है लोक सेवक उसके खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन खिलाफ हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मुकदमा झूठे भी लगाया जा सकता है। सार्थक बात तो ये है कि वास्तविक कई एक ऐसे लोग हैं जिनको समाज के और समाज के संभ्रांत नागरिक ही उसको मुकदमे लगवा करके उसकी क्राइम हिस्ट्री बनवा करके और उसको अपराधी घोषित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जहां पर वास्तविक विवेचना या किसी विषय पर सही जांच ना हो पाने के कारण उनको ये जैसे किसी मुकदमा लग गया है और उस मुकदमे को पूरा आपराधिक घोषित नहीं करना चाहिए। जो वास्तविक आपराधिक गतिविधियों में रहने के बाद और जेल से छूटा हो और वो माइक थाम ले, ये तो नहीं, ये गलत है। वास्तव में पत्रकारिता एक संभ्रांत व्यक्तित्व की परिभाषा है और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें अंदर से भावना बिल्कुल समाज के प्रति जनसेवा की होनी चाहिए और इसके लिए शिक्षित भी होना चाहिए। पत्रकार कभी रईस नहीं बनता। लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है, आपकी भावनाएं बिल्कुल पहुंच गई हैं बिल्कुल कि मिथिलेश सीनियरिटी जी, जूनियरिटी की बात बस ये मैं पूरा कर काफी लेता हूँ क्योंकि लास्ट में कंक्लूड करना जरूरी है, फिर मैं चलूंगा। बात समय बचा है बहुत कम, 1.5 मिनट का समय बचा है। तो देखिए, मूल बात जो आपने कही बिल्कुल सीनियरिटी जूनियरिटी वाली बात, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर दूं ताकि गलत मैसेजिंग ना जाए, क्योंकि समाज के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां युवा बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हों। सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं, वकालत में, पॉलिटिक्स में, स्टार्टअप्स की दुनिया में जो सीनियर नहीं कर पाए, पत्रकारिता की दुनिया में भी ऐसी ऐसी स्टोरीज कर रहे हैं लड़के, ध्रुव राठी से लेके नए नए बच्चे कर रहे हैं। तो उम्र का यहाँ बहुत तकाजा नहीं है, तकाजा डिसकनेक्शन का है। तो पत्रकारिता कहा जा सकता है कि एक संस्कार है। सीनियर जहां गलत है वहां अपनी बातें कहते रहे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, बस उसको कहने की जरूरत है, तो वैलिडिटी मिलती चली जाती है। जब कही जाती हैं चीजें, तो पत्रकारिता की दुनिया में क्रांति भी हुई है। आज देखिए कि विपक्ष ध्वस्त हो गया है और यही सोशल मीडिया है जो पत्रकारिता का दामन थाम के बैठी है। आज सरकार या डीएम या एसपी या जो भी उसके शागिर्द हैं या अपराधी शायद व्यवस्था से उतना नहीं डरते हैं जितना पत्रकारिता से, डिजिटल मीडिया के माइक से डरते हैं, स्टिंग ऑपरेशन से डरते हैं। तो ये एक पक्ष ये भी है और युवाओं का बहुत भारी योगदान है। सवाल सीनियर्स की जिम्मेदारी का है। लास्ट के 30 सेकंड बचे हुए, मैं निराला जी को कहूंगा कि माइक संभाल लें और सभी का धन्यवाद करके 2 4 बातें कहते हैं। निराला जी। बिल्कुल, सभी का धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपने जो कहा कि नियमावली बननी चाहिए, नियमावली बननी ही चाहिए और इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। और हम अपने आसपास जो देख रहे हैं, हम अपने, अगर हम सीनियर हैं तो बच्चों का मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि युवाओं में क्षमता नहीं है, युवाओं में असीम क्षमता है। जरूरत है कि उन्हें एक सही दिशा दी जाए। तो नियमावली पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बस कनेक्शन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।